हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से को छोड़कर बाकी आर्मेचर स्लॉट के प्रकार को दर्शाता है। आपको बताना है आर्मेचर स्लॉट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आर्मेचर स्लॉट के 3 प्रकार होते हैं, बंद, अर्धबंद और खुला। 3 प्रकार के होते हैं और वक्रित खुला जो कि यह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि आर्मेचर के स्लॉट का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक जो कि डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है। डीसी मोटर के स्टार्टर 3 प्रकार के हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, जो कि डीसी मोटर के स्टार्टर हैं। और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो कि एक एसी मोटर का स्टार्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 पोल डीसी जनरेटर आर्मेचर में 600 चालक वाली वेव वाइंडिंग है यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.05 वेबर है और गति 250 आरपीएम है, तो इसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की गणना कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है ईएमएफ का सूत्र होता है बराबर फाई ZN अपॉन 60 इंटू P अपॉन A, इसका सूत्र होता है। इसके अंतर्गत हम इसका मान रखेंगे। फाई का मान होता है, फाई का मान दे रखा है 0.05 और चालकों का मान दे रखा है 600, एन का मान दे रखा है 250 इंटू 6 पोल दे रखे अपॉन 60 है इंटू वेव वाइंडिंग है। तो वेव वाइंडिंग में ए का मान होता है 2। तो इसको हम हल करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। इसको हल करने पर 60 से 60 चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी और 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी। 2 से गुणा करेंगे 3 बार, तो 5 या 15, 15 को इंटू 25 से गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 375 वोल्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है। आपको बताना है निम्न में से वो कौन सी मोटर है जिसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है, एक रोटर होता है और जिसका वाउंड डीसी आर्मेचर जैसा होता है। तो कम्यूटेटर एवं ब्रशों का सेट होता है जो कि शॉर्ट सर्किट होते हैं और हर समय कम्यूटेटर को संपर्क में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण मोटर या रिपल्सन मोटर भी इसे हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक ट्रांसफार्मर को विद्युत ऊर्जा को के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज तथा धारा स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा स्तरों में रूपांतरित करता है। आपको बताना है एक परिणामित्र जो कि विद्युत ऊर्जा को के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज एवं धारा स्तरों को दूसरे वोल्टेज तथा धारा स्तरों में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी को समान बनाए रखता है। आपको ध्यान रखना है एक ट्रांसफार्मर जो कि फ्रीक्वेंसी को समान बनाए रखता है तथा वोल्टेज एवं धारा के मान को चेंज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत जनरेटर के मामले में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके उपयोग के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आपको बताना है विद्युत जनरेटर होता है जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम हम विद्युत जनरेटर की विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम मोटर के विद्युत वाहक बल की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर विद्युत जनरेटर सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर द्वारा विकसित लोड एंगल या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है। आपको बताना है एक तुल्यकालिक मोटर के लिए मोटर के द्वारा विकसित क्या होता है जो कि लोड एंगल व कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉर्क जो कि लोड एंगल व कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक तार मैग्नीन का बना है जिसकी प्रतिरोधकता यानी रो का मान दे रखा है 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर और लंबाई दे रखी है 100 मीटर तथा 0.1 mm के एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन A होता है। तो इसके अंतर्गत इसका मान रखेंगे हम।
तो बराबर रो का मान दे रखा है 50 इंटू 10⁻⁻8 इसका मान दे रखा है, इंटू एल का मान दे रखा है 100 मीटर अपॉन 0.1 में इसका मान दे रखा है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसके अंतर्गत हम 1000 का भाग देंगे, यानी कि 10⁻3 इंटू 10⁻3 इसका हम भाग देंगे। तो 3⁻3 बराबर 3⁻6 हो जाएगा और 100 से गुणा करेंगे तो 3⁻8 हो जाएगा, यानी कि 10⁻8 इसका मान हो जाएगा। तो 10⁻8 से 10⁻8 चले जाएंगे तो अपने बचेंगे 50 अपॉन 0.1 बचेंगे। तो 0.1 की एक शून्य ऊपर आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 ओम। 500 ओम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से वह विद्युत रोधी सामग्री कौन सी है जिसका उपयोग सेल में धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों के मध्य धात्विक संपर्क की रोकथाम के लिए किया जाता है तथा लेकिन यह प्लेटों के मध्य आयनों के प्रभाव को नहीं रोकता है। तो आपको बताना है धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों के मध्य कौन सा क्या रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेपरेटर। इसके बीच में सेपरेटर रखा जाता है जो कि उनके धात्विक संपर्क की रोकथाम के लिए उसको लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिकर्षण मोटर या रिपल्सन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है जो रिपल्सन मोटर होती है उनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1, इनमें से पूर्ण लोड मान के लगभग 3 से 4 गुना मध्य परिवर्तन धारा होती है। मोटर की गति ब्रश शिफ्ट के मध्य में नियंत्रित किया जाता है। इसमें ब्रश पर स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती है। इसमें लगभग 350% तक हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें ब्रश पर स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती, यह गलत है क्योंकि इसमें पूर्ण लोड का मान 3 से 4 गुना होता है जो कि राइट है। इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क 350% होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। और इसमें मोटर में ब्रश शिफ्ट के मध्य नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके अंदर ब्रश होते हैं तो इसकी गति बदलती है, तो इसके कारण इसमें ब्रशों में स्पार्किंग की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इसमें ब्रश की स्पार्किंग की कोई संभावना नहीं होती, जो कि इसका कथन गलत है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिकर्षण मोटर, एसी सीरीज मोटर और गैर उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किसके उदाहरण है। आपको बताना है प्रतिकर्षण एसी मोटर जो कि गैर तुल्यकालिक मोटर जो कि किसके उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये सिंगल फेज मोटर के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वह न्यूनतम धारा है जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है। आपको बताना है वह न्यूनतम धारा क्या है जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्यूजिंग धारा। उसे हम फ्यूजिंग धारा कहते हैं। फ्यूजिंग धारा वह न्यूनतम धारा है जिस पर फ्यूज तत्व पिघलता है और इसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वियोजित कर देता है। इसका मान फ्यूज तत्व की धारा रेटिंग से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है फ्यूज धारा का मान हमेशा फ्यूज तत्व की धारा रेटिंग से अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति विद्युत संयोजित की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्टेटर। इसे हम स्टेटर कहते हैं। स्टेटर 3 फेज वाइंडिंग का वहन करता है और इसे 3 फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि प्राथमिक कुंडली में 40 लूप है। आपको ध्यान रखना है यदि प्राथमिक कुंडली में 40 लूप है और द्वितीय कुंडली में 8 लूप है जो कि कम लूप है, तो वोल्टेज क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है वोल्टेज इसमें स्टेप डाउन होगा। और आपको ध्यान रखना है N1 का मान दे रखा है 40 लूप और N2 का मान दे रखा है 8 लूप। तो N1/N2 बराबर हो जाएगा 5, यानी कि 5 गुना होगा, लेकिन क्या होगा स्टेप डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 5 गुना जो कि स्टेप डाउन होगा क्योंकि सेकेंडिंग द्वितीय वाइंडिंग में लूपों की संख्या कम है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता क्या होगा। आपको बताना है तापमान में वृद्धि होगी तो धात्विक चालक की प्रतिरोधकता यानी रो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है क्योंकि तापमान वृद्धि के साथ चालकों के प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो जिससे क्या होगा इसकी प्रतिरोध जो कि प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अचालक तथा कुचालक पदार्थों में तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता का मान कम होता है, यानी कि प्रतिरोध का मान कम होगा तो प्रतिरोधकता का मान भी कम होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज आर्क के रूप में
को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है। आपको बताना है एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज आर्क के रूप में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। धारा प्रवाह को यह बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी डिजिटल मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज, डीसी धारा, एसी धारा और प्रतिरोध को पहले किसी डिवाइस के द्वारा समतुल्य में रूपांतरित किया जाता है और फिर डिजिटल वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीसी वोल्टेज। यह एसी वोल्टेज, डीसी धारा तथा प्रतिरोध को पहले यह डीसी वोल्टेज में यानी कि डीसी में रूपांतरित करता है और फिर इसे हम डिजिटल वोल्टमीटर के द्वारा हम इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीसी वोल्टेज के रूप में रूपांतरित करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोग के लिए वोल्टेज को का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम घरों व अनुप्रयोग के लिए वोल्टेज को हम कम करते हैं। तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। एक स्थिर उपकरण स्टैटिक पीस ऑफ एपरेटस जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर को दूसरे परिपथ की उसकी आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर या परिणामित्र। एक परिणामित्र जो कि स्थिर उपकरण युक्ति है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा जो कि आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का शरीर इसलिए आघात महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर का प्रवाह होता है। तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य के शरीर से जब धारा प्रवाह होती है तो उसे आघात या शोक का महसूस होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, रिले की सुग्राह्यता इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल के इनपुट का एक फंक्शन होता है। तो इसे हम वोल्ट एम्पियर जो कि रिले की सुग्राह्यता और इसके संचालन के लिए आवश्यक रिले के कॉइल का वोल्ट एम्पियर इनपुट का एक फंक्शन होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की